जाते हो रुक जाओ तुम्हें मेरी। 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी दिलकश आवाज से धूम मचाने वाले एक अजीम फनकार। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। जब वो गम और बेबसी के नगमे गाते तो गीत संगीत के कदरदान मानो गमगीन हो उठते, और जब वो प्यार के नगमे गुनगुनाते तो फिजाओं में जैसे बहार आ जाती। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी रब से ज्यादा। इनकी आवाज में ऐसी मिठास थी मानो सुनने वालों के कानों में शहद घोल देती थी, और इनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता था मानो रफी साहब गा रहे हैं, और इसी कारण इन्हें रफी साहब का बेटा समझा जाता था। बस में हम अपनी जान की खाए चले गए। वो उस गाने के जो रिकॉर्ड्स मार्केट में आए तो लोग बोले ये मिसप्रिंट हुआ है गाना, मोहम्मद रफ़ी के नाम के बजाय अनवर कैसे लिख दिया, ये तक लोगों ने सवाल। फिर बोला नहीं शायद उनके बेटे हैं। ये गाना सुनिए और खुद डिसाइड कीजिए। तेरे आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पिता एक प्रसिद्ध हारमोनियम वादक थे और प्रसिद्ध म्यूजिशियन गुलाम हैदर के असिस्टेंट थे, और साथ ही इनकी माँ और बहन एक एक्ट्रेस और इनके सौतेले भाई एक बेहतरीन एक्टर रहे। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं मैं आशिक हूं। और क्या आप मानेंगे, इनका एक गाना सुनकर रफी साहब खुद चौंक गए थे कि ये गाना मैंने कब गाया, और जब उन्हें पता चला कि ये गाना उन्होंने नहीं बल्कि अनवर ने गाया है तो उन्होंने इन्हें अपना वारिस तक बता दिया था। कसमें हम अपनी जान की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रफी साहब की हूबहू आवाज वाले सिंगर अनवर हुसैन उर्फ अनवर की। दोस्ती इम्तिहान लेती है दोस्तों की जान। क्या आप सोच सकते हैं कि अपने घमंड और खराब व्यवहार के कारण इन्होंने अपना शानदार करियर खुद बर्बाद कर लिया। हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो आज के अपने शो में जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। कोई परदेसी आया परदेस में देश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अगर प्रतिभावान कलाकारों को सर आंखों पर बिठाती है तो ऐसे कलाकारों को जो सफलता मिलने पर नखरे दिखाने लगे उन्हें अर्श से फर्श पर लाने में भी समय नहीं लगाती। यही वजह है कि बहुत से कलाकार धूमकेतु की तरह चमके और फिर गायब हो गए। अनवर ने बतौर प्लेबैक सिंगर उस दौर में बॉलीवुड में अपने कदम रखे थे जब मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गज गायकों का बॉलीवुड में सिक्का चल रहा था। ऐसे में रफी साहब जैसी आवाज के साथ उस दौर में अपना सिक्का जमाना कोई आसान काम नहीं था। संगीत को बड़े ध्यान से सुनने वाला ही इनके और रफी साहब की गायकी में फर्क बता सकता था। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए। इसके बावजूद इस गायक को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके ये हकदार थे। खैर, पहले बात करते हैं कौन थे अनवर और इनका फिल्मों में कैसे आना हुआ। अनवर का जन्म 1 फरवरी 1949 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम आशिक हुसैन था जो कि एक हारमोनियम और सितार वादक थे और मशहूर म्यूजिशियन गुलाम हैदर के असिस्टेंट भी थे। इनकी मां का नाम रंजना था जो कि हिंदी फिल्मों की एक एक्ट्रेस थीं। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ही ये पता होगा कि जानी मानी एक्ट्रेस आशा सचदेव इनकी सगी बहन हैं और फेमस एक्टर अरशद वारसी इनके सौतेले भाई हैं। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले अनवर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। म्यूजिक में इनकी दिलचस्पी देखकर इनके पिता इन्हें इसकी शिक्षा के लिए मशहूर उस्ताद अब्दुल रहमान खान के पास ले गए। यहाँ आपको बता दें कि ये वही रहमान साहब थे जिनसे मोहम्मद रफी, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गज गायकों ने संगीत की तालीम ली थी। तो जब उस्ताद अब्दुल रहमान खान ने इन्हें पहली बार सुना तो कहा कि अनवर, तुम्हारी आवाज तो मोहम्मद रफी से बहुत मिलती जुलती है। और ये बात जब इनसे कई लोगों ने कही तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन्हें भी रफी साहब की तरह ही प्लेबैक सिंगर बनना है। और इसके बाद ये शादियों पार्टियों में मोहम्मद रफी के ही सॉन्ग्स गाने लगे। लोग भी ताज्जुब करते और आकर इनकी तारीफ करते। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। सारी खुशियाँ तुझ पे वार के चला मैं तो। उस दौरान ये ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह में एक गाना गाने का 10 रुपए तक लिया करते थे। ऐसी ही एक पार्टी में इन्हें गाना गाते हुए म्यूजिक कंपोजर कमल राजस्थानी ने सुना और बेहद प्रभावित हुए। इसके बाद कमल साहब इनसे अपने गानों के स्क्रैचेस गवाने लगे। फिर एक दिन इन्होंने उनसे कहा कि आप अपने गानों की प्रैक्टिस तो मेरे साथ करते हैं लेकिन गाना रफी साहब से गवा लेते हैं, आप मुझे कब मौका देंगे। इस पर कमल राजस्थानी ने कहा कि अपनी नेक्स्ट फिल्म में मैं तुमसे गाना जरूर गवाऊंगा, और उन्होंने इस वादे को निभाया भी। तो फिल्म मेरे गरीब नवाज में अनवर को गाने का मौका मिल गया। कसमें हम अपनी जान की।
इससे जुड़ा एक रोचक वाकया भी हुआ। दरअसल जब साल 1973 में आई इस फिल्म के इस गाने की स्टूडियो में मिक्सिंग हो रही थी तो उस समय वहाँ मोहम्मद रफी साहब भी किसी गाने की डबिंग के लिए पहुंचे थे और जब उन्होंने ये गाना सुना तो चौंक गए और अपने सेक्रेटरी से पूछा कि ये गाना मैंने कब गाया। तो इत्तेफाक से रफ़ी साहब उसी स्टूडियो में आ गए और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो अपने साले से, मतलब उनका जो सेक्रेटरी था, काम भी देखता था, ज़हीर, ये गाना मैंने कब गाया। तब उनके सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये एक नए लड़के अनवर की आवाज है जो आपका बड़ा फैन है। कहकर गए थे वो के ना आए। ये सुनकर रफी साहब भी हैरान रह गए और बोले कि मेरे बाद अगर कोई मेरी जगह लेगा तो वो ये लड़का ही होगा। हद तो तब हो गई जब गाने के रिकॉर्ड्स मार्केट में आए और उस समय उस पर अनवर का नाम देखकर लोग ये कंप्लेन करने लगे कि यहाँ सिंगर के नाम का मिसप्रिंट हो गया है और रफी साहब की जगह किसी अनवर का नाम लिख दिया गया है। खैर, लोगों ने इस गाने के लिए इनकी गायकी की तारीफ तो की, मगर फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाने की वजह से इन्हें गाने से कोई खास फायदा नहीं हुआ और ये स्ट्रगल ही करते रहे। बताते हैं कि इसके बाद अनवर एक बार ईद के मौके पर रफी साहब से मिलने उनके घर पहुंच गए और वहां उन्होंने जो कहकर सबसे इनकी तारुफ कराई, उनसे ये दंग रह गए। बोलते लोग कहते हैं ये मेरा बेटा है, ऐसे करके हंस के आवाज़ में बात करते थे और लगता भी मेरे जैसा है, मेरी तरह गाता है। मैं बोला नहीं साहब, मैं तो आपके पैर की धूल भी नहीं हूँ। नहीं। बोले आई अंदर चलें, तो मैं तो डर गया। लेकिन रफी साहब जैसी आवाज होने की वजह से इन्हें एक बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ता। दरअसल जब ये किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाते और अपना गाना सुनाते तो वो इनसे यही कहते कि जब ओरिजिनल रफी साहब मौजूद हैं तो हम आपको मौका क्यों दें। कई लोग म्यूजिक डायरेक्टर बोलते थे रफी साहब तो हैं, फिर आपको क्यों लेंगे। तो काम मिलता ना देख ये काफी परेशान रहने लगे। तभी एक दिन इन्होंने अपनी परेशानी अपने एक दोस्त कैरेक्टर आर्टिस्ट अनवर अली को बताई, जिनसे इनकी दोस्ती अपनी डेब्यू फिल्म गरीब नवाज के दौरान हुई थी। तब उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भाई से मिलो, वो जरूर तुम्हें काम देंगे। और उनके भाई कोई और नहीं बल्कि महमूद थे, जो उन दिनों अपनी फिल्म कुंवारा बाप बना रहे थे। जब अनवर ने उन्हें अपना गाना सुनाया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अगली फिल्म में मौका जरूर दूंगा। ये फिल्म रही साल 1977 में रिलीज हुई जनता हवलदार, जो की सुपरहिट रही और फिल्म में इनके गाए सभी गाने भी जबरदस्त हिट साबित हुए। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी अनवर साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था। हुआ यूं कि इस फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड करके महमूद साहब फिल्म के एक्टर राजेश खन्ना के पास पहुंचे, जो उन दिनों इस बात से दुखी थे कि इनके ऊपर कोई अच्छा गाना नहीं फिल्माया जा रहा। महमूद साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गाना लेकर आया हूँ। और जब राजेश खन्ना को वो गाना सुनाया तो उन्होंने कहा कि बड़े दिनों के बाद रफी साहब ने कोई गाना मूड में गाया है। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ। इस फिल्म के गीतों के पॉपुलर होने के बाद इन्होंने कई हिट गाने दिए, जिन सभी की चर्चा एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इनके पॉपुलर गीतों की बात करें तो साल 1981 की फिल्म नसीब का ये गाना भला कौन भुला सकता है, जो कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय पर फिल्माया गया था। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान। इसी साल इन्होंने फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के टाइटल सॉन्ग को भी आवाज दी, जो कि ऑडियंस द्वारा बेहद पसंद किया गया। नजर से फूल चुनती है नजर आहिस्ता आहिस्ता। अगले साल 1982 में अनवर ने सुपरहिट फिल्म प्रेम रोग के लगभग सभी गीत गाए, लेकिन अफसोस कि इनमें से सिर्फ एक गीत को छोड़कर बाकी सभी गाने दूसरे सिंगर से डब करा दिए गए, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या रही। सारी खुशियां तुझ पे वार के चला मैं तो। इसी साल ये फिल्म विधाता में दिलीप कुमार की आवाज बने और इसके गाने भी बेहद पॉपुलर हुए। तकदीर है क्या जानूं मैं आशिक हूं। इसके बाद साल 1983 में फिल्म अर्पण में जितेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत गाया और ये भी कमाल कर गया। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। अगले साल 1984 में अनवर ने सोहनी महिवाल के गीतों को आवाज दी, जो कि सुपरहिट रहे। सोनी मेरी सोनी सोनी यार नहीं कोई होनी सोनी रब से ज्यादा। इसी साल आई फिल्म ये इश्क नहीं आसा के गीतों को अनवर ने ही गाया और फिल्म के सारे गीत बहुत पसंद किए गए। तेरे हिजाब ने मुझे शायर बना। इस फिल्म के एक्टर ऋषि कपूर फिल्म के गानों के लिए मोहम्मद रफी साहब जैसी ही आवाज चाहते थे और साल 1980 में रफी साहब के इंतकाल के बाद अनवर या शब्बीर कुमार ही थे जिनकी आवाज रफी साहब के बेहद करीब थी। तो ये मौका अनवर को मिला और फिल्म में इन्होंने जो गजलें गाई वो लाजवाब रहीं। मेरे ख्यालों की रह गुजर से
वो देखिए। लेकिन इन फिल्मों के बाद म्यूजिक कंपोजर्स ने इनसे किनारा करना शुरू कर दिया, क्योंकि रफी साहब के जाने के बाद अनवर में घमंड आ गया कि अब मैं ही रफी साहब की कमी को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन ये भूल गए कि इनकी आवाज तो रफी साहब से मिलती थी, लेकिन मिजाज नहीं, क्योंकि रफी साहब जैसा होना हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती। उनमें जो शालीनता और सादगी थी उसे मैच करना इतना आसान नहीं था, और अनवर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो अनवर ने तब मौके का फायदा उठाने के मकसद से डायरेक्टर से अनाप शनाप पैसे मांगने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। फिर क्या था, इन्हें साइडलाइन किया जाने लगा। कहते हैं कि हर स्टार को अपनी जिंदगी में कभी न कभी निराशा का सामना करना होता है, लेकिन अनवर के लिए ये निराशा काफी लंबी रही और यही इनके पतन का कारण बनी। रातों रात मिली शोहरत इंसान के अंदर अहंकार भर देती है, और यही हुआ अनवर के साथ। अनवर ने कुछ इंटरव्यूज में खुद बताया है कि मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द के लिए इन्हें सभी गाने गाने के ऑफर मिले थे, और हर गाने के लिए 5,000 रुपए मिल रहे थे, जो कि उन दिनों इनकी फीस हुआ करती थी। लेकिन इन्होंने मनमोहन देसाई से 6,000 रुपए की मांग कर डाली, जिसके बाद वो इनसे बेहद नाराज हुए और फिल्म से बाहर कर दिया। फिर फिल्म मर्द के गाने शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज जैसे गायकों से गवा लिए गए। तो उनके असिस्टेंट ने आके मुझसे पूछा कितना आपको देना है, तो मैंने 6,000 की डिमांड की। उनको बहुत बुरा लगा कि अनवर अगर 5,000 औरों से ले रहा है तो मुझसे 6,000 क्यों, आज के बाद मैं इसको गवाऊंगा नहीं। फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिसका फायदा रफी साहब जैसी आवाज वाले इन दोनों सिंगर्स को हुआ। इन दोनों सिंगर्स पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर इनके वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इनका घमंड यही नहीं रुका। इसी तरह शोमैन राज कपूर साहब इनसे अपनी फिल्म प्रेम रोग के सभी गाने गवा रहे थे, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो इन्होंने उनके असिस्टेंट से ज्यादा पैसे मांग लिए। और ये बात जब ऋषि कपूर को पता चली तो वो आग बबूला हो गए और कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लोग कपूर बैनर का हिस्सा बनना अपना सौभाग्य समझते हैं, और अनवर इसी बैनर से पैसे की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। जिसके बाद राज कपूर ने सिर्फ एक गाने को छोड़कर फिल्म के बाकी सारे गाने सुरेश वाडकर से गवा लिए, और आगे से इन्हें अपनी किसी भी फिल्म में काम नहीं दिया। राज कपूर के साथ काम करना एक ऑनर की बात है, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी, पॉलिटिक्स जानता नहीं था, सीधा था। तो ये गलती हुई तो बिगड़ गए ऋषि कपूर, बोले मुझे इसकी आवाज़ नहीं चाहिए। एक किस्सा और सामने आया जब एक गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त अनवर शराब पीकर स्टूडियो पहुंच गए। उस गाने में आशा भोसले इनके साथ गाने वाली थी। जब उन्होंने अनवर को नशे में देखा तो इनके साथ गाने से ही इनकार कर दिया, बल्कि कई संगीतकारों से अनवर को गाना न गवाने की हिदायत भी दे डाली, और इस तरह धीरे धीरे ये फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने लगे। दौलत ही को जब सब कुछ समझा जाता है तो अच्छा खासा। 90s में इन्होंने साथी और हीर रांझा फिल्म के कुछ गीतों को आवाज जरूर दी। ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे। ये वही दौर था जब कुमार सानू और उदित नारायण जैसे सिंगर्स का उदय हो रहा था, जिसके कारण ज्यादातर पुराने सिंगर्स को अब काम मिलना कम होता गया और सभी काम पाने के लिए स्ट्रगल करने लगे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। अब ऐसे में पहले से ही हाशिए पर चल रहे अनवर से फिल्म इंडस्ट्री ने एकदम किनारा कर लिया और इन्हें काम मिलना लगभग बंद ही हो गया। हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। फिर अनवर साहब अमेरिका चले गए। साल 2007 में एक वेबसाइट को दिए अपने इंटरव्यू में इन्होंने ये सारी बातें खुद ही बताई थी। वहाँ के सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में ये म्यूजिक क्लासेस देने लगे और लाइव शोज भी करने लगे। वहाँ पर इन्होंने अपना म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोलने के बारे में भी सोचा, और इसी बीच लोन लेकर तोहफा नाम का एक म्यूजिक एल्बम भी बनाया। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। लेकिन अफसोस वो एल्बम नहीं चल पाया, जिस वजह से अनवर लोन भी नहीं चुका पाए और उसके एवज में इनका मुंबई का घर जब्त कर लिया गया। और फिर एक ऐसा दौर भी आया जब इन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी एक बियर बार में गाना पड़ा। इसी दौरान इन्होंने अपने सौतेले भाई अरशद वारसी से भी फाइनेंशियल हेल्प मांगी, लेकिन अनवर के मुताबिक तब उन्होंने इनकी कोई मदद नहीं की। हालांकि इस बात की सच्चाई नहीं पता कि इनमें आपस में क्या रहा होगा। तो आखिरकार ये प्रतिभाशाली गायक गुमनामी के अंधेरे में खो गए, जिसके जिम्मेदार काफी हद तक ये खुद ही थे। आज भी अनवर साहब स्टेज शोज में रफी की यादें नाम से उनके पुराने गाने गाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ
इनके गाने सुनकर तो यही लगता है कि रफी साहब की कमी ये पूरी कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साथ ही इनकी जिंदगी के बारे में जानकर ये भी समझ में आता है कि सिर्फ आवाज से रफी साहब जैसा नहीं बना जा सकता था, उसके लिए उनके दिखाए रास्तों पर भी चलना जरूरी था। रफी साहब ने कभी किसी फिल्म मेकर से पैसों की डिमांड नहीं की और सैकड़ों गानों के लिए तो उन्होंने कभी मेहनताना तक नहीं लिया, यहाँ तक कि वो तो रॉयल्टी के भी बिल्कुल खिलाफ थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किस वजह से इतने बेहतरीन फनकार का करियर ऊंचाइयों पर ज्यादा टिक नहीं सका और बेहद कम वक्त में ही ये फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है ये भी लिखना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।